आपने मुझे आपकी अदालत में बिठाया, आरोप लगाने वाले हैं आप मेरे ऊपर। Do you have any proof that Zainabiyoun's organization exists in Pakistan? इसका प्रूफ जितना भी ऑफिशियल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मिल सकता है वो हमारे पास मौजूद है। शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ ना किया जाए। ओवरऑल सोसाइटी का एक ऐसा मिजाज बन गया है, मेरी कौम, मेरी सियासी जमात, मेरे फिरके पे तो कहीं हमला नहीं हो गया। जो स्टोरी होती है वो ना टखनों से ऊपर शलवार पहनती है, ना उसकी दाढ़ी होती है। हमारी जो स्टोरी थी वो पारा चिनार के ऊपर नहीं थी। पारा चिनार के ऊपर रफ्तार ने 2 लाइव सेशंस किए हैं, वो पारा चिनार के ऊपर थे। अल ज़ैनबियून के बनने का जो मकसद था वो यही था कि हज़रत ज़ैनब के मज़ार का दिफा। हर फिरका जो है ना, आप उनकी पेज पे या उनके सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे मजलूम फिरका वही है। एक भाई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा है जी अनसब्सक्राइब कर दिया, टोटली रॉन्ग वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखने वाला या वीडियो बनाने वाला सही हो। अगर कोई सहाफ़ी फैक्ट्स नहीं बता रहा है तो उस पर ज़रूर तनकीद करें। जहाँ पे फैक्ट्स में झोल होगा तो वो खुद ही सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखी होगी, रेंट अ मुजाहिद। इस डॉक्यूमेंट्री पर जहाँ बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, वहीं कम नेगेटिव फीडबैक भी आया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी ऐसे कर रहे थे कि जिसके बाद हमने ये सोचा कि इस पर भी, जैसे सुहाग रात पर एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तो इस डॉक्यूमेंट्री पर भी एक रिएक्शन वीडियो बनाना ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्री पढ़ी मौज़म शाह साहब ने ज़रूर है, लेकिन ये लिखी उसामा अल्ताफ़, हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने है, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो मौज़म को इस जगह बिठाकर उनसे पूछना कि डॉक्यूमेंट्री पर बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, क्योंकि लिखने वाले उसामा साहब हैं। तो इन्हीं से वो एतराज़ात, वो सवालात, वो कमेंट्स इनके सामने रखेंगे। कुछ मेरे भी 1-2 पॉइंट्स हैं, मुझे भी 1-2 चीज़ें क्लियर करनी है, वो भी अभी आपके सामने ही क्लियर कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आपकी अदालत में बिठाया, आरोप लगाने वाले हैं आप मेरे ऊपर। अच्छा उसामा भाई, मेरे आरोप तो बाद में आएंगे। पहले तो मैं वो जो हमारी ऑडियंस है जो आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार कर रही है, तो उन्होंने कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं, तो पहले तो मैं आपके सामने वो रखूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे अपनी बात भी करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले एक भाई साहब का कमेंट है, वो ये कहते हैं झूठ। डू यू हैव एनी प्रूफ दैट ज़ैनबियून्स ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एंड हैव यू एनी प्रूफ दैट ज़ैनबियून्स आर इन्वॉल्व्ड इन टारगेट किलिंग? अच्छा, ये ज़ैनबियून पे पाकिस्तानी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई है और इसका प्रूफ जितना भी ऑफिशियल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मिल सकता है वो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं वो ख़ुद ज़ैनबियून का तज़किरा कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि 2021 और 2019 से 21 के दरमियान उन्होंने कहा कि ज़ैनबियून पाकिस्तान के अंदर एक्टिवली फ़ाल है दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में। तो इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि वज़ीर दाखिला ख़ुद इस बात को बता रहे हैं। अच्छा, एक कमेंट जो कि बहुत अच्छा भी है और इस पर सबसे पहले मैं ही रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ ना किया जाए। तो मेरे भाई, हम बहुत छोटे तालिब इल्म हैं सहाफ़त के, और हमें सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो सिखाई जाती है वो यही कि सहाफ़ी का कोई मज़हब नहीं होता। क्या आप क्या कहेंगे उसामा भाई? बिल्कुल सही बात है। इसमें जो आपकी स्टोरी होती है वो मेरिट के ऊपर होती है। उस स्टोरी के अंदर जो आपके सामने फैक्ट्स आते हैं उसको आप फैक्ट्स की बुनियाद पे ही देखते हैं। एक स्टोरी की हुदूद अरबा, जो लिमिटेशन है, उनके अंदर जो आपके अनासर सामने आ रहे हैं किसी भी तरीके से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप उसको उसी तरीके से पेश करते हैं, रिगार्डलेस कि वो कौन सा इदारा है, कौन सा मज़हब है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में जो है ना, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक माहौल है और उसमें कोई एक फ़र्द वाहिद उसका ज़िम्मेदार नहीं है। ओवरऑल सोसाइटी, लॉलेस सोसाइटी में ऐसा हो जाता है कि लोग जो है ना, वो अपने, जैसे वबा फैल जाती है ना, तो लोग अपने दरवाज़े बंद कर देते हैं, किवाड़ लगा देते हैं अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब सोसाइटी में अदम बर्दाश्त और रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा फैली हो तो हर किसी को ये महसूस होता है कि भाई ये सामने बोलने वाला कहीं मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर रहा। तो वो उस रिएक्शन में उनको, हमारी जो सियासी वीडियोज़ हैं उस पर भी बाद औक़ात ऐसा होता है कि इमरान खान, मुफ्ती इस्माइल का एक इंटरव्यू किया तो इमरान खान की हिमायतियों को महसूस हुआ कि शायद बहुत उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो गई। इसी तरीके से वो एक बहुत अच्छा टॉपिक था हमारा जो बच्चाबाजी पे हमने किया,
तो वो कोई एक कौमियत के ख़िलाफ़ तो नहीं था, वो एक इशू जो एग्जिस्ट करता है, हमने उस पे बात की थी। लेकिन चूँकि ओवरऑल सोसाइटी का एक ऐसा मिजाज बन गया है कि जहाँ पे आदमी को बहुत जल्दी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है और उसको बहुत जल्दी ये महसूस होने लगता है कि भाई मेरी कौम, मेरी सियासी जमात, मेरे फ़िरक़े पे तो कहीं हमला नहीं हो गया, तो उस रिएक्शन में वो, वरना बतौर सहाफ़ी हमारे सामने जो फैक्ट्स आते हैं उसको देखते हैं। और आपने अभी ज़िक्र किया कि मैंने मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी, तो इससे पहले मैंने मदरसे पे डॉक्यूमेंट्री की थी, तो वाई मौलवी वाई जिसके थंबनेल था, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आए हुए थे उसमें लोगों ने कहा था कि ये शिया प्रोपेगेंडा हुआ हुआ है और इस पे ये है कि शियाओं के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ हुआ है। तो वजह वही है कि फैक्ट्स पे जब आप करते हैं तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो ना टखनों से ऊपर शलवार पहनती है, ना उसकी दाढ़ी होती है, ना उसके लिबास का कोई मखसूस रंग होता है, ना उसके अमामे का कोई रंग होता है। स्टोरी तो स्टोरी होती है, वो जिस सहाफ़ी को मिल जाए उसके ऊपर सहाफ़ती तौर पर ये फ़र्ज़ है कि वो उसके साथ इंसाफ़ करे। अच्छा उसामा भाई, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि रिएक्शन जो आ रहा है जो भी आया वो इसलिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, क्योंकि उस वक़्त बर्निंग इशू पारा चनारी था बिल्कुल, और बिल्कुल। इसका जो थंबनेल था ना, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा ऐसा था, रेंट अ मुजाहिद। हुँ। अच्छा, असल में बात ये है कि रेंट अ मुजाहिद जब भी हम सोचते हैं तो एक बहुत ब्रॉड उस पे एस्पेक्ट पे सोचते हैं कि रेंट अ मुजाहिद में फिर जब एक थंबनेल रेंट अ मुजाहिद है तो उसमें फिर शायद लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसमें तमाम मुजाहिदीन को माशाल्लाह से कवर करेंगे। तो अगर हम देखें तो मुजाहिदीन का तो सिलसिला शुरू हुआ अफ़गानिस्तान से, फिर वो पाकिस्तान आया, फिर वो टीटीपी भी बन गए, फिर वो दाइश भी बन गए, फिर वो यही अल ज़ैनबियून भी हो गए। तो मेरा ये ख़्याल है कि जो रिएक्शन आया वो शायद इसलिए आया, अगर इसका थंबनेल होता अल ज़ैनबियून से मुताल्लिक़ कि व्हाट इज़ अल ज़ैनबियून। हाँ, इसमें मैं 2 बातें आपको करूँगा। एक तो ये कि थंबनेल स्टोरी का टाइटल नहीं होता, थंबनेल इज़ अ थंबनेल। जो स्टोरी का टाइटल है वो वही है जो वीडियो का है, कि जो पाकिस्तानी सीरिया में इन्वॉल्व हुए। अब ये टाइटल जो है ना हमारी स्टोरी की लिमिटेशंस को तय करता है। लेकिन पाकिस्तानी जो सीरिया में इन्वॉल्व हुए वो सिर्फ अल ज़ैनबियून में तो नहीं हुए। हाँ, तो इसलिए हमने उनका ज़िक्र भी किया ना। हमने ज़िक्र किया कि दाइश के लोग भी गए। हमने ज़िक्र किया कि टीटीपी ने वहाँ पे अपना बेस कैंप बनाया था और वहाँ पे टीटीपी के लोग भी जाते थे, सुन्नी लोग भी जाते थे, इसका हमने ज़िक्र किया। जो पाकिस्तानी सीरिया में गए हमने उन सबको कवर किया। और इसी में एक जो कमेंट जो मैंने देखा कि कई लोगों ने किया था कि एकतरफ़ा या बायस्ड है। तो हमारी जो स्टोरी थी वो पारा चिनार के ऊपर नहीं थी। पारा चिनार के ऊपर रफ्तार ने 2 लाइव सेशंस किए हैं, वो पारा चिनार के ऊपर थे। हमारी स्टोरी थी पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व्ड इन सीरिया। तो जो पाकिस्तानी थे वो शिया थे, उनका भी ज़िक्र हुआ है, जो सुन्नी थे उनका भी ज़िक्र हुआ है। हर किसी का उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। कोई अगर तंज़ीम जो बनी है वो ज़ैनबियून बनी है, हज़ारों में जिसके फाइटर्स गए हैं वो ज़ैनबियून, तो इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हुई है। फिर वो वापस आके उनकी दीगर एक्टिविटीज़ रही तो वो ज़्यादा हाईलाइट हुई है। लेकिन जो कम तादाद में गए हैं, जो दाइश वगैरह के साथ गए हैं, उनका भी ज़िक्र हमने किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व्ड इन सीरिया में, जो पारा चिनार में जो दीगर दहशतगर्द अनासर मुलव्वस हैं, हम उनका तज़किरा करें, क्योंकि स्टोरी में वो बनता नहीं है ना। मिसाल के तौर पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम स्टोरी कर रहे हों टीटीपी के ऊपर या पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत के ऊपर और उसके असरात के ऊपर, तो हम ज़िक्र करेंगे भाई टीटीपी है और टीटीपी के कुछ अनासर पारा चिनार में भी पाए जाते हैं और वहाँ पे वो बाज़ औक़ात खुदकुश धमाके भी करते हैं, फ़िरका वाराना सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। उस स्टोरी के दौरान मैं ये तो नहीं कहूँगा और हाँ, पता है पारा चिनार में ज़ैनबियून भी, सेंस नहीं बनता ना। आप एक लाइन पे चल रहे हो, एक स्टोरी पे चल रहे हो, तो इस स्टोरी में दीगर अनासर को जो पारा चिनार में थे कवर करने का कोई मतलब नहीं था। हम जहाँ पे सुन्नी मुलव्वस थे, जो भी फ़िरका मुलव्वस था, जिस भी तंज़ीम के तहत था, हमने उनका ज़िक्र किया कि दाइश के लोग भी गए थे फ़ैमिलीज़ के साथ। इसका ज़िक्र हुआ है भाई बाकायदा कि वो लोग फ़ैमिलीज़ के साथ वहाँ पे गए थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ कि देखिए, अगर जिस तरह से काबा है तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हर चीज़ का एक रूट कॉज़ होता है ना, तो जिस तरह काबा है तमाम मुसलमानों के लिए मोहतरम है, मक्का मदीना मोहतरम है, मोतबर है, इसी तरह अहले तशय्यो कम्युनिटी के लिए और काफ़ी हद तक सुन्नी हमारे जो बरादरान हैं उनके लिए भी मज़ारात भी बहुत मुक़द्दस हैं, और ख़ास तौर से शिया कम्युनिटी के लिए तो इमाम हुसैन हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, इनके रोज़े बहुत मुक़द्दस हैं। तो अगर अगर किसी मुसलमान को ये पता चलेगा कि ये हमला जी हो रहा है काबे पे, अल्लाह ना करे, मक्के पे, मदीने पे, तो कोई भी मुसलमान जाना चाहेगा और उसे अपना फ़र्ज़ समझेगा। तो अल ज़ैनबियून जो बनी थी वो 2014 में बनी थी।
क्योंकि 2013 में दाइश शाम में प्रिवेंट कर गई थी, वहाँ पर इराक में उन्होंने कई मज़ारात तबाह किए थे। तो इसलिए अल ज़ैनबियून का जो नाम से ही जाहिर है कि अल ज़ैनबियून के बनने का जो मकसद था वो यही था कि हज़रत ज़ैनब के मज़ार का दिफा। ठीक है, अब ये एक अलग डिबेट है कि वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने दिफा तो किया, लेकिन वो वापस आए तो क्या किया है क्या नहीं किया। तो ये तो एक इसकी हिस्ट्री थी जो मैं समझता हूँ कि इंट्रो में इस चीज़ को हम कवर कर लेते। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे इससे रिलेटेड पारा चिनार का बिल्कुल भी इशू नहीं था, लेकिन बात ये है कि मिसाल के तौर पर अगर अभी मेरे सामने किसी मस्जिद में धमाका हो जाए और मैं उसके अगले दिन ये स्टोरी कर दूं कि इस मस्जिद में खुदकश बम्बार तैयार होते थे, तो वो लोग कहेंगे कि यार बजाय तुम हमें सिंपैथी दो, हमको तुम हम ही अभी घायल हुए, जख्मी हुए, हमारे ही मारे गए और तुमने हम पे स्टोरी कर दी कि हमारी मस्जिद में खुदकश बम्बार बनते हैं। तो शायद उस वक्त, क्योंकि देखिए पारा चिनार की स्टोरी बड़ी, मैंने कुछ फैक्ट्स देख रहा था, है अहले तशय्यो कम्युनिटी के हवाले से खास तौर पे, ये भी एक फैक्ट है, ये कोई फ़िरका नहीं है। 2017 में ब्लास्ट हुआ, 67 मारे गए, मेरे ख्याल में टीटीपी इसमें मुलव्वस थी, टीटीपी मुलव्वस बिल्कुल। थे। 2013 में ब्लास्ट हुआ, 50 मारे गए। 2017 में 21 जनवरी को ब्लास्ट हुआ, 25 मारे गए। 2017 में 23 जून को ब्लास्ट हुआ, 80 लोग मारे गए। 2018 में 16 फरवरी को ब्लास्ट हुआ, 18 मारे गए। 2019 में 7 लोग मारे गए। 2021 में जो जुलाई था उसमें ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मरे, उनकी तादाद मुझे मालूम नहीं। 2022 जून में ईद उल अज़हा के टाइम पे ब्लास्ट हुआ, 20 लोग मारे गए। और अभी रिसेंटली 2024 में जो कॉन्वॉय अटैक हुआ उसमें तो 100 से ज़ायद लोग मारे गए। तो बात ये जुल्म का एक सिलसिला है जो उस कम्युनिटी तो के खिलाफ ये इस कम्युनिटी के खिलाफ है। और फिर लोग ही मतलब लोग इस स्टोरी को शायद इस तरह लिया है कि अगर अल ज़ैनबियून इतनी एक्टिव थी तो ये ब्लास्ट दूसरी साइड पे होने चाहिए थे, यानी कि जहां से वो गढ़ था अल ज़ैनबियून का, तो ये ब्लास्ट दूसरी साइड पर होने चाहिए थे। यानी इसमें कहा खुलकर बोलूं तो अहले सुन्नत या जो भी दूसरे मुखालिफ फ़िरके के लोग हैं उन्हें मारे जाते, शहीद होते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो शायद इसलिए भी ये स्टोरी इसमें ये है कि जो पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है ना, वो वहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे हकायक क्या हैं वो हर फ़िरका जो है ना, आप उनकी पेज पे या उनके सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे मजलूम फ़िरका वही है। अहले सुन्नत वाले अभी पिछले दिनों मतलब कराची तो माशाल्लाह से कराची को रगड़ा था ना दोनों ने, तो यहाँ पे दोनों ने इसी उन्वान के तहत कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, यहाँ सड़कें बंद कर दी थी। अब दूसरा मसला ये है कि अब वज़ीरिस्तान में अगर कोई ऑपरेशन होता है या वज़ीरिस्तान के लोग किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, तो हम जब दहशतगर्दी पे बात करेंगे तो वहाँ से निकलने वाले दहशतगर्द, चाहे वो हकीमुल्लाह महसूद हो, कोई भी हो, मुल्ला फजलुल्लाह हो, उसका तस्करा करेंगे। वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा कि भाई वज़ीरिस्तान में तो पाक फ़ौज ने बमबारी की थी, हमारे बाज़ार तबाह हुए हुए हैं, तो हम तो खुद ही मारे हुए हैं, तो हमने अगर धमाके कर लिए तो क्या हो गया। तो दहशतगर्दी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारे कबायली इलाकों में और दीगर जितने भी सरहदी इलाके हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जितने भी हैं, वहाँ पे हालात तो ख़राब ही हैं ना। वहाँ पे जो लोग हैं और जो विक्टिम्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब वो जो विक्टिम है वो अपना गुस्सा किस सूरत में निकालता है, किस तरीके से निकालता है, अगर वो किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस हो जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल है। अगर हम हर मुजरिम के पीछे बैकग्राउंड जाके देखें कि भाई हाँ इसके ऊपर कोई ज्यादती तो नहीं हुई थी, तो हम फिर इसकी जराइम को रिपोर्ट नहीं करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जो रियासत ने हमें एक आइन जो हमारे मुल्क का है बतौर पाकिस्तानी, हम उसको देखना होगा ना कि अब कोई भी जमात में किसी के साथ भी अगर कोई गलत होता है किसी गिरोह के साथ, और अगर वो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो लाजमी सी बात है फिर वो एंटी स्टेट ही कहलाएगा, किसी भी किस्म का हो। अच्छा, इसके साथ साथ और भी एक दो कमेंट्स हैं वो मैं आपसे और भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि अब से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर डॉक्यूमेंट्री की एक रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाएं जिसमें आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। अच्छा, एक भाई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा है जी अनसब्सक्राइब कर दिया, टोटली रॉन्ग वीडियो। ऐसे कई लोग हैं। अच्छा, वैसे जो इंसान वीडियो देख रहा है उसके बाद कमेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका बहुत हमारे साथ जज्बाती ताल्लुक़ है चैनल के साथ, कि वो वक्त निकाल के कमेंट कर रहा है और अपनी राय का इजहार कर रहा है। तो अक्सर ऐसे लोगों की रहनुमाई हमें दरकार होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखने वाला ये वीडियो बनाने वाला सही हो। बाज़ औक़ात कुछ नुकात रह जाते हैं जिसकी निशानदेही हो जाए तो वो
अच्छा, एक भाई ने एक और कमेंट किया और बहुत ज़बरदस्त किया है, टेररिज्म एंड क्राइम हैज़ नो रिलीजन। ये बेहतरीन बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात कह रहे है, हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, मैंने आपकी मदरसा डॉक्यूमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 देखी, जिसमें कल भी देखी, उससे पहले भी देख चुका था, लेकिन कल मैंने थोड़ा गौर से देखी। तो उसमें आपने मदरसों की रजिस्ट्रेशन का ज़िक्र किया, उनकी हम्म। फंडिंग का भी किया, उनके कोर्स का भी किया, फिर आपने उसमें बताया माशाल्लाह से कि उसमें इस्लामी स्कॉलर्स कब तंग नज़र कब हुए, कब नहीं हुए। एक आपने सिस्टम डिफ़ाइन किया, जैसे स्कूलिंग का सिस्टम था, कहाँ ख़राब हुआ, कहाँ ठीक हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ ठीक नहीं हुआ। लेकिन क्या इसमें एक चीज़ मिस आप नहीं समझते हो गई कि इन मदरसों से जो टेररिस्ट निकले, जैसे बैतुल्ला मसूद, मुल्ला फज़लुल्लाह, शाहिदुल्लाह शाहिद, अगर ये एलिमेंट आप नहीं समझते कि ये मिस हुआ? क्योंकि बहरहाल जितने भी अफ़गान जिहाद हुआ या टीटीपी के यहाँ पर वज़ीरिस्तान में जितने लोग हैं, उन्होंने बहरहाल जो ट्रेनिंग हासिल की, जो उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई, वो किसी बिल्कुल ना सही, किसी मदरसे में हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे मुझे आपके पिछले सवाल में भी एक नुक्ता रह गया था, वो याद आया, जो आपने रेंटा मुजाहिद के उससे वो किया था हवाले से। जो अफ़गानिस्तान के में जो जंग हुई और यहाँ से हमारे कई मदरसे के लोग भी गए, यहाँ पे सऊदी अरब और अमेरिका की फंडिंग से बाकायदा एक पूरी मुहिम चली, रियासती सरपरस्ती में लोग यहाँ से गए जिहाद करने। वो उनमें से अगर आप एक फ़र्द को उठाएँ ना, जैसा आप कह रहे थे कि मज़ारात जो हैं वो काफ़ी मुक़द्दस हैं, यकीनन सबके लिए मुक़द्दस होंगे। जो एक फ़र्द को आप उठा लें ना, जो उस वक़्त मदरसे का गया, उससे अगर आप पूछें ना, तो वो जिस नीयत से गया था, वो वहाँ पे आम शहरियों को नहीं मारने गया था। उसके भी बहुत अच्छे अज़ाइम थे। वो भी कुफ़्र से लड़ने गया था, और वो उसकी भी अगर आप वो देख लें तो नीयत एक आम आदमी की जो थी वो सही थी। उसके बावजूद आज जब हम उस तारीख़ का ज़िक्र करते हैं, तो हम उन लोगों को क्या कहते हैं कि ये सब अमरीकी जंग में एक तरह से किराए के मुजाहिदीन थे। अमेरिका जंग कर रहा था, ये लोग इस्तेमाल हुए, पैसा क्योंकि अमेरिका का था, इसलिए इन लोगों को अभी हम इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपने शायद डॉक्यूमेंट्री देखी हो, राइज ऑफ पठान। उसमें अब मैंने हुँ, पूरी उसमें पठानों की हिस्ट्री बताई है कि वो कितने कामयाब हैं, लेकिन कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल। तो ये बेसिकली एक क्योंकि वो पठान पश्तून कौम बहुत एक ताकतवर और एक ना थकने वाली कौम थी, तो उनको इस्तेमाल किया गया, जो कि मैंने खुद ये बात बताई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और और मदारिस वाली डॉक्यूमेंट्री में हमने इस बात का ज़िक्र किया था। मैंने उसका जो वाय मौलवी वाय वाली वीडियो है ना, वो मैंने लिखी है, दूसरी वाली मैंने नहीं लिखी। हमने हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी वाय मौलवी वाय, उसमें हमने बिल्कुल इस बात का ज़िक्र किया था कि कैसे बैरूनी फंडिंग बाकायदा मदारिस को मिली है, और वो इस किस्म के मिशंस में मदारिस के लोग इस्तेमाल हुए, और सरकारी सरपरस्ती का और ज़ियाउल हक का भी ज़िक्र किया था। बल्कि हमने न सिर्फ अपने स्क्रिप्ट में ज़िक्र किया, जिन मौलवी साहब का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी बाकायदा बहुत बहुत फ़ख्र से इस बात को बताया कि हम ज़ियाउल हक के साथ मिले हुए थे, ज़ियाउल हक साहब से क़ुर्बत थी, उन्होंने हमारी सरकारी सरपरस्ती की। तो मदरसा डॉक्यूमेंट्री में इन चीज़ों का हमने बिल्कुल ज़िक्र किया है। सही। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मज़हब के नाम पर जितना एक्सप्लॉइट किया जाता है, शायद ही कहीं किया जाता हो? क्योंकि देखें, सऊदी अरब ने, मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री में ही देखा था कि सऊदी अरब ने मज़हब के नाम पर एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान में फंडिंग की। बिल्कुल इसी ऐसा ही है। तरह से दूसरे ममालिक हों, चाहे वो ईरान हो या दूसरे हों, तो वो भी इसी ममालिक में करते हैं, यहीं पाकिस्तान में करते हैं फंडिंग। तो आपके नज़र में ये क्यों, मतलब पाकिस्तान को ये लोग क्यों एक ऐसा बैटल ग्राउंड बनाते हैं कि जिसकी वजह से, अब मैं एक चीज़ और, मैं माज़रत के साथ कहीं और बात ना निकल जाए, एक चीज़ जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कम है, सऊदी और ईरानी ज़्यादा ईरानी हैं। ज़्यादा हो गए। मैं कितनी मार्चेज़ में देखता हूँ, कोई हिज़्बुल्लाह का झंडा लेकर आ रहा होता है, सऊदी अरब का कोई झंडा लेकर आ रहा होता है, कहीं किसी तालिबान का झंडा लेके आ रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान उनमें कहीं नज़र नहीं आता। क्या यही वजह तो नहीं है कि आज जो हमारी किसी भी, जब भी हम ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो उस पे जब आपने मदरसे वाली की, तो उस पे आपको शिया कहा गया, अब आपको कोई यहूदी कहा जा रहा होगा, फिर आपको काफिर कहा जा रहा होगा, कि ये वजह तो नहीं? यार, नेशनल आइडेंटिटी बाकायदा बनाई जाती है, इस पे रियासतें काम करती हैं कि कैसे हम अपने सारे सिटीजन्स को एक आइडेंटिटी के तहत जमा करें। एक पाकिस्तानी जो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा है, वो किस तरीके से अपने आप को उस पाकिस्तानी का भाई समझे जो कराची में भी रह रहा है, जो बलूचिस्तान में भी रह रहा है, जो सूबे सरहद में भी रह रहा है, पंजाब में भी रह रहा है। तो ये एक नेशनल आइडेंटिटी बाकायदा रियासतें इस पर काम करती हैं। अब आपकी रियासत खुद ऐसे प्रोजेक्ट को जाके ऑफ़र करे सऊदियों को कि हाँ, आप आएँ हमारे पास और मुजाहिदीन के कैंप बनाएँ, और फिर बाहर से लोग आए। वो सिर्फ पाकिस्तानियों को फंड नहीं कर रहे, वो लोग दुनिया भर में जो है उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, और दुनिया भर के मुजाहिदीन पाकिस्तान में आ रहे हैं।
तो वो जंग के वक्त तो आपने भेज दिया लोगों को, जिहाद लड़ लिया, सब कुछ हो गया, अब्दुल्ला अज़्ज़ाम भी इधर हैं, उसामा बिन लादेन के शागिर्द भी इधर हैं, सब कुछ। जब वो मरहला गुजर गया उसके बाद पाकिस्तान ने उसको भुगता ना। पाकिस्तान में वो रेडिकलाइजेशन और वो सोच तो मौजूद थी, क्योंकि आपने खुद, आपकी रियासत ने इजाज़त दी कि ये भी फारिग थे उस वक्त, बिल्कुल फारिग थे। जो जहनियत मैदान जिहाद में होती है ना, कोई भी आप सरहद पे खड़े हुए फौजी को आप शहर में ले आएं तो शहर का अमन ख़राब होता है। आप जिहाद करने वाले 10-20 साल कोई जिहाद कर रहा है, उसको आप अचानक से बिल्कुल फारिग कर दें और शहरी इलाकों में लेके आ जाएं तो वो अपना दुश्मन ढूंढना शुरू करता है। वो फारिग नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी जहनियत जो है वो लड़ने वाली है, उसकी जहनियत क्लाशनकोफ उठाने वाली है। तो ये तो रियासत की सोचने की चीज़ है कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में किस किस तरीके से इन्वेस्ट करके अपने ही लोगों को क्लैशनकोफ पकड़ा दी, अपनी ही सरजमीन इस्तेमाल की। ये अफ़गानिस्तान वाला जो मरहला है, जब ज़ियाउल हक़ के ज़माने में यहाँ पे बाहर के लोग आए, उसके बाद जो उस वक्त के लोग हैं, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उस वक्त के जो लोग हैं वो बताते हैं कि कैसे पूरे शहर की कल्चर बदल गया। एक शहर जिसमें ये तसव्वुर नहीं था कि गोली चलती हो, चाहे रैली निकले, चाहे जो कुछ भी हो। लोग बताते हैं कि आशूरा का जो जुलूस निकलता था, दुकानें खुली होती थी, जुलूस शहर से गुजरता था, एक अपने जहाँ से उनको निकलना होता था, पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पे जहाँ पे उनको ख़त्म करना था ख़त्म करते थे। लोग देखते थे, कोई एक पत्थर भी नहीं फेंकता था। यही सोसाइटी थी, यही लोग थे जो एक दूसरे को इतना ज़्यादा कबूल कर रहे थे। फिर वो जो एक हमारे 10 साल आए और उसमें हमने जो पता नहीं किस किस्म की रेडिकलाइजेशन अपनी सोसाइटी के अंदर डाल दी, तो आज जो है वही, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक वबा फैल गई है रेडिकलाइजेशन की, जिसमें हर कोई अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझ रहा है। हर किसी को लग रहा है कि सामने वाला हमला नहीं कर दे, ये मेरी जमात है, ये मेरा फ़िरका है, ये मेरी कौमियत है। तो वो उससे हमारी जो समाज है उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। देखिए ये ऐसे हसास टॉपिक्स होते हैं कि जिनको हर कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए लोग शायद कहते हैं कि सहाफ़त इतना आसान काम नहीं है। और ख़ास तौर पर रफ्तार जहाँ पर आप बग़ैर किसी स्पॉन्सरशिप के और बग़ैर किसी ऐसे मकसद के जो ज़ाती हो या किसी को खुश कर रहा हो, जब आप ऐसी सहाफ़त करते हैं तो फिर लोगों के जहन में कई सवालात उठते हैं। लेकिन बहरहाल बिल्कुल उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका थैंक आज यू। की जो हमारे साथ गुफ्तगू थी उसमें हमने बहुत हद तक ये बात जानी भी कि इन बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, वो सिर्फ़ स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरी होती है। उनको आप स्टोरी के तहत लें, ना वो शिया स्टोरी है, ना वो सुन्नी स्टोरी है। ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात ना लिख दें कि जिससे ऐसा तासुर जाए कि हम किसी वन साइडेड हैं या टू साइडेड हैं या किसी के भी। हाँ, ये आपकी इजाज़त से एक बात इस पे वो करूँगा कि ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने वाले जितने सहाफ़ी हैं ना आजकल, उनको इस चीज़ का सामना है कि आप सिर्फ़ मज़हबी नहीं, आप कोई सियासी जमात के ख़िलाफ़ आप बात कर दें, आप उसको, अच्छा ऐसे लोग भी हैं, ये मानना पड़ेगा, सहाफ़ियों में ऐसे लोग भी हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बाज़ेदारों के टाउट बने हुए होते हैं। लेकिन आप स्टोरी को फैक्ट्स की बेस पे जो है काउंटर करें, देखें कि अगर कोई सहाफ़ी फैक्ट्स नहीं बता रहा है तो उस पे ज़रूर तनकीद करें। लेकिन उसके अलावा जो सहाफ़ी बाकायदा काम भी करते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात आजकल हैं कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे आपके कमेंट्स करना आसान है और जहाँ पे रिएक्शन देना आसान है, वहाँ पे लोगों ने एक नतीजा अख़ज़ किया होता है, चाहे सियासी मामला हो, चाहे कौमियत का मामला हो या मज़हब का। तो जो सहाफ़ी की स्टोरी उस नतीजे से मुताबिकत नहीं रखती है, तो उनको फिर लगता है कि ज़रूरी हो गया कि उसको प्रोपेगेंडा करार दें या उसको पेड करार दें। तो ये रुझान ठीक नहीं है, फैक्ट्स की बेस पे वो करें, उसको इवैल्यूएट करें। तो जहाँ पे फैक्ट्स में झोल होगा तो वो खुद ही सामने आ जाएगा, और वो सामने आ ही जाता है जिस स्टोरी में झोल होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका। थैंक यू।